नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, इसके आउटब्रेक से संबंधित है। देखो, 2 मार्च 2020 तक WHO के डेटा के अनुसार 65 कंट्रीज में ऑलमोस्ट 90,000 कंफर्म्ड केसेस कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के सामने आ चुके हैं। 27 कंट्रीज ऐसे हैं, 27 देश ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 का लोकल ट्रांसमिशन हुआ है। लोकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है, जैसे देखो, अगर हमारे देश में ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस वायरस का ट्रांसमिशन होता है हमारे देश में ही, तो इसे लोकल ट्रांसमिशन कहा जाएगा। अगर कोई पर्सन दूसरे देश से हमारे देश में ये वायरस लेके आया है, उसमें इन्फेक्शन पाया गया है कोविड-19 का, वो अलग बात है। लेकिन वो पर्सन जो वायरस लेके आया है दूसरे देश से हमारे देश में, और उस पर्सन से ये वायरस जो है देश के किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये होगा लोकल ट्रांसमिशन। पिछले 2 दिनों में हमारे देश में कोविड-19 के इन्फेक्शन के 3 और केसेस सामने आए हैं। एक दिल्ली में, एक हैदराबाद में और तीसरा जयपुर में। इससे पहले केरला में भी कोविड-19 के इन्फेक्शन के 3 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं। केरला में जिन 3 पर्सन्स में कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया गया था, वो देखो चाइना से इंडिया में आए थे। और सोमवार और मंगलवार को जो केसेस सामने आए, 3 में से 2 पर्सन्स में, एक इटली से इंडिया में आया था और एक दुबई से इंडिया में आया था। ये दोनों भारतीय नागरिक थे। इटली और यूएई में कोविड-19 के इन्फेक्शन के अभी तक काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और वहाँ पर लोकल ट्रांसमिशन भी हुआ है कोविड-19 का। देखो, मंगलवार और सोमवार को 3 नए केसेस सामने आना ये कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और ये जो देश हैं जैसे इटली, यूएई, जहां पर कोरोना वायरस का लोकल ट्रांसमिशन हुआ है, इन देशों से लगातार जो लोग हैं वो भारत में आ रहे थे। तो इसलिए 6 में से 5 जो केसेस हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन के, वो इंपोर्टेड हैं। मतलब वो पर्सन्स इस वायरस को भारत में लेकर आए हैं जहां पर ऑलरेडी इस वायरस का लोकल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, आगरा में हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 6 पर्सन्स को आइसोलेट करके रखा गया है। क्योंकि देखो, एक पर्सन जिसमें कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया गया है, ये 6 पर्सन उस पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आए थे। और जब इन 6 लोगों की जांच की गई तो हाई वायरल लोड पाया गया, मतलब वायरस के इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा पाई गई। इसी वजह से इन 6 लोगों को अभी आइसोलेट करके रखा गया है। अगर इन 6 लोगों में कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया जाता है, या फिर 6 में से एक भी पर्सन में कोविड-19 का इन्फेक्शन अगर पाया जाता है, तो इस वायरस के इन्फेक्शन का जो स्टेटस है वो इंडिया में भी चेंज हो जाएगा। मतलब इंडिया भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनमें लोकल ट्रांसमिशन इस वायरस का हुआ है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, हेल्थ मिनिस्ट्री अपने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम नेटवर्क की सहायता से उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है जो इन 6 लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, ताकि अगर इन 6 लोगों में कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया भी जाता है तो जल्द से जल्द इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। ऑलरेडी 26,000 जो पैसेंजर्स आए हैं उनकी IDSP नेटवर्क के तहत कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस हो रही है। देखो, कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस का मतलब ये है, किसी हेल्थ इवेंट, फॉर एग्जांपल कोविड-19 का ये जो आउटब्रेक है, इसकी मॉनिटरिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, डिटेक्शन करना है, इन सब चीज़ों में कम्युनिटी का एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये मतलब है कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस का, यानी CBS। बट देखो, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई भी पर्सन कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस को अवॉइड ना करें। केरल में जब निपाह वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला था तो 2 पेशेंट्स भाग गए थे देश छोड़कर कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस को अवॉइड करके। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये कहा जाता है,
वैसे देखो एयरपोर्ट्स पर, सी पोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, जिससे पता लग जाता है क्या किसी पर्सन को बुखार है जो हमारे देश में आया है, और अगर किसी पर्सन में बुखार पाया जाता है तो उसकी फर्दर जांच की जा सकती है कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए। बट देखो प्रॉब्लम ये है, जब किसी पर्सन को कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो बहुत बार सिम्टम्स जो हैं 3 दिनों से लेकर 3 हफ्तों तक देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई पेशेंट सिम्टम्स को शो नहीं करेगा, स्क्रीनिंग की सहायता से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और देखो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, मोलिकुलर जो टेस्ट होता है किसी पर्सन का, उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती और मोलिकुलर टेस्ट से अच्छे से नहीं पता लगता कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का। इसलिए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं कम से कम 2 नेगेटिव टेस्ट का इंतजार करें, ये सर्टिफाई करने के लिए कि पर्सन को कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इंडिया की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और कुछ ऐसे देश जहां पर अभी कोविड-19 के ट्रांसमिशन के काफ़ी सारे केसेस सामने आ चुके हैं, उन देशों के अपेक्षाकृत इंडिया में सैनिटेशन पर कम ध्यान दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इंडिया में अथॉरिटीज़ समय रहते नहीं जागी तो एकदम से कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और मेंटेन करना होगा, अगर कोविड-19 वायरस के ट्रांसमिशन के केसेस में बढ़ोतरी होती है तो जल्दी से हम इस वायरस के ट्रांसमिशन को हमारे देश में रोक सकें। वैसे भी देखो पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में स्वाइन फ्लू वायरस के ट्रांसमिशन के और निपा वायरस के ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखते भी हैं तो कोई बुराई नहीं है, इससे हमें लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कल को फ्यूचर में किसी भी वायरस की आउटब्रेक इंडिया में देखने को मिलती है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। इसके बाद राइटर एक एग्जाम्पल की सहायता से बताने की कोशिश करते हैं, अभी कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन है हमारे देश में किस स्टेज पर है। देखो जैसे क्रिकेट में होता है, कोई इनिंग स्टार्ट होती है, एक भी आउट नहीं होता, तो जो ओपनर बैट्समैन हैं वो चौका छक्का मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्लेयर्स भी आगे होते हैं, फील्डर्स आगे होते हैं। लेकिन जैसे ही 3-4 विकेट जल्दी जल्दी गिर जाती हैं तो उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं वो धीरे धीरे खेलने की कोशिश करते हैं, वो चौका छक्का लगाने की नहीं सोचते, वो एक एक रन लेने की सोचते हैं। उसी प्रकार से जब इंडिया में शुरुआत में 1-2 केस कोविड-19 के ट्रांसमिशन के सामने आए थे तो उस समय बड़े स्केल पे स्क्रीनिंग की जा रही थी अथॉरिटीज़ के द्वारा, लेकिन अब स्टेटस चेंज हो चुका है, यानी अब 3-4 आउट हो चुके हैं, मतलब अब 6 केसेस हमारे देश में कन्फर्म्ड हो चुके हैं कोविड-19 के ट्रांसमिशन के। इसलिए अब हमें संभल के खेलना होगा। राइटर इसके बाद सजेशंस देना स्टार्ट करते हैं, उन सजेशंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सजेशन, राइटर ये कहते हैं कोविड-19 के ट्रांसमिशन से निपटने के लिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, यानी विभिन्न अथॉरिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और रिस्पॉन्स जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। जैसे देखो लेज़र कोहेरेंट होती है, उसी प्रकार से हमारा रिस्पॉन्स जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कोहेरेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम, नॉन एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम, जो हमारी दूसरी आयुष मेडिसिन की पद्धतियां हैं, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स, पुलिस, फायर, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, फूड सप्लाईज, दूसरे सेक्टर्स, इन सब की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है कोविड-19 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। और जो हमारा रिस्पॉन्स है वो प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब देखो ऐसा नहीं कि 6 केसेस सामने आए और हमने ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी, चाइना से सीख लेते हुए नहीं। जिस प्रकार का ट्रांसमिशन हुआ है, जितने ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जितना ज़्यादा खतरा है, हमारा रिस्पॉन्स भी वैसा ही होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। चाइना पर आरोप लगता है उन्होंने WHO को शुरुआत में सही डेटा नहीं दिया था कि कितने केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन के। इंडिया को ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो ट्रांसपेरेंसी से प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा गंभीर है पता लगता रहता है।
अदरवाइज तो देखो जनता भी पैनिक में आ जाती है अगर पता नहीं होता कितने केसेस सामने आ चुके हैं, क्या सिचुएशन है। तो पैनिक की सिचुएशन और ज़्यादा सिचुएशन को एग्रेवेट कर देती है, मुश्किल बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर ये भी कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं इस चीज़ से कोविड-19 के इन्फेक्शन का इलाज हो जाएगा, इस चीज़ से हो जाएगा। ये अंधविश्वास के आधार पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स के आधार पर हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है। जैसे देखो चाइना पर आरोप लगता है कि उन्होंने कोविड-19 के इन्फेक्शन के केसेस तो कम कर दिए, लेकिन ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं की गई। हॉस्टल्स पर रेड की गई, सामान को इधर उधर फेंक दिया गया, कई सिटीज़ बंद कर दी गई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया गया। तो इसीलिए कहा जाता है जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिस्पॉन्स में ये भी ध्यान रखना चाहिए ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा वायलेट ना हो। नेक्स्ट सजेशन, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो हाल ही में डिज़ाइन की गई है, अगर बड़ी कोई नेचुरल कैलमिटी आती है तो उस सिचुएशन में विभिन्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब ये काम होगा कमेटी का बड़ी कैलमिटी वाली सिचुएशन आने में। जब बड़ी कोई डिजास्टर आ जाती है तो विभिन्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। एक डेडिकेटेड पोर्टल इस कमेटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाए, उस वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड हो जिसमें बताया जाए करंट केस कितने हुए सामने आए हैं, कोविड-19 के ट्रांसमिशन के डेफिनेशन क्या है, कोविड-19 के इन्फेक्शन की जरूरी गाइडलाइंस, रिस्क कम्युनिकेशन, कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है कोविड-19 का, माइक्रो प्लान क्या है इससे निपटने का, सारी जो जरूरी इंफॉर्मेशन है कोविड-19 के इन्फेक्शन की वो दी जाए एक वेब पोर्टल बनाकर इस कमेटी के द्वारा, जिसकी अभी हमने बात की थी। ट्रांसपेरेंसी की बात हम कर चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि अफवाहें ना फैलें। इसके लिए सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लिया जा सकता है ताकि समाज में एक डर पैदा ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट ना हो, जो कि देखो पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, यानी पब्लिक हित में नहीं है। नेक्स्ट बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है सभी सिटीजन्स का और स्टेक होल्डर्स का सरकार में ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए। अगर देखो जनता या फिर दूसरे स्टेक होल्डर्स सरकार में विश्वास ही नहीं रखेंगी तो फिर हम अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। आउटब्रेक जब देखो किसी डिजीज़ का होता है तो इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल दिया जाता है 2014-15 में वेस्ट अफ्रीका में इबोला वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला था। तो वहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज़ बिल्कुल तैयार नहीं थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वीक था, इसलिए शुरुआती दिनों में हेल्थ वर्कर्स में और डॉक्टर्स में इस वायरस का ट्रांसमिशन हो गया। लेकिन हमें पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है ताकि हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स हैं उनको किसी प्रकार का ये वायरल इन्फेक्शन ना हो। एक और बात यहाँ पर बतानी जरूरी है, देखो जब वेस्ट अफ्रीका में इबोला वायरस का इन्फेक्शन बढ़ा था तो वहाँ पे सारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो झोंक दिया गया था इस वायरस के ट्रांसमिशन को कंटेन करने के लिए। बट इसकी वजह से दूसरे जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल इम्यूनाइजेशन संबंधित प्रोग्राम्स, उन पर ध्यान नहीं दिया हेल्थ अथॉरिटीज़ ने। तो बाद में ये पाया गया इबोला वायरस के ट्रांसमिशन का तो कंटेनमेंट हो गया, बट मीजल्स के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए। तो ऐसा ना हो इंडिया में हम सारी जो अपनी एनर्जी है कोविड-19 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए झोंक दें और बाकी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैं उन पर ध्यान ना दें और कुछ समय बाद वो डिजीज़ जो हैं हमारे देश में बढ़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, अभी देखो कोई निश्चित इलाज नहीं है, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन का कोई निश्चित दवाई नहीं है, इसलिए बेसिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जरूरी है। जैसे रिस्क कम्युनिकेशन, यानी जनता को जागरूक करना, कैसे कोविड-19 वायरस का जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है, कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है, किन चीज़ों को अवॉइड करने की आवश्यकता है, किन चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता है इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए। हेल्थ एजुकेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, लोग ज़्यादा घर पर ही रहें, ये कुछ जो चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब बिहेवियर चेंज
एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। हमने देखा कि वेस्ट अफ्रीका में जब इबोला वायरस का ट्रांसमिशन हुआ था तो ना सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया, बल्कि जो कम्युनिकेशन था, यानी लोगों में जो जागरूकता पैदा की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ इबोला वायरस को रोकने के लिए। जैसे देखो, वहाँ पर ब्यूरियल प्रैक्टिसेस जो थी, जैसे दफनाया जाता है किसी डेड बॉडी को, इसमें तब्दीली लाई गई। पहले हाथ मिलाते थे लोग, लेकिन इबोला वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हाथ मिलाना छोड़ दिया गया लोगों ने। तो ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लोग अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं, और मीडिया इस चीज़ में जागरूकता पैदा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इंडिया में अच्छी बात यह है, हम नमस्ते करते हैं, मतलब हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं दूसरों को। ईरान में देखो, डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड पाए गए। तो हमारा रिस्पॉन्स प्लान इस प्रकार का होना चाहिए, जो क्रिटिकल पर्सनल हैं, क्रिटिकल पर्सनल मतलब ऐसे पर्सनल जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो, फूड सप्लाई, कहीं पर भी हो, उनको ऐसे क्रिटिकल पर्सनल को आइडेंटिफाई किया जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स या फिर डॉक्टर्स, आईसीयू नर्सिंग स्टाफ, इन सबको भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। इंडिया में अक्सर देखा जाता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होती हैं। जैसे देखो, हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स का लोग ठीक से पालन नहीं करते, उसी प्रकार से हॉस्पिटल्स में जो प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, जैसे हमेशा ग्लव्स पहनना, मास्क लगाना, इन प्रैक्टिसेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता, लीनियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट को क्लिनिकल गाइडलाइंस पब्लिश करनी चाहिए, जैसे ट्राइज का मतलब देखो ये होता है, अब मान लीजिए कोविड-19 के इन्फेक्शन के काफ़ी सारे केसेस सामने आ गए हैं, तो ये देखना ज़रूरी है, पहले से पता होना चाहिए डॉक्टर्स को या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कि अर्जेंसी कितनी है किस पेशेंट के इलाज में, ताकि उस अर्जेंसी के हिसाब से इलाज किया जा सके। अगर देखो कोई पर्सन ज़्यादा बीमार है तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, अगर कोई पर्सन कम बीमार है तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, इस प्रकार की क्लिनिकल गाइडलाइंस का होना जरूरी है। इसे कहा जाता है ट्राइज, कि डिग्री के हिसाब से रिस्पॉन्स, एडमिशन, डिस्चार्ज, वेंटिलेटर सपोर्ट या फिर दूसरे कंपोनेंट्स, इन सब के बारे में गवर्नमेंट को गाइडलाइंस पब्लिश करना जरूरी है, और इन गाइडलाइंस को रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी किया जाए जैसे जैसे हमें और ज़्यादा जानकारी मिले कोविड-19 वायरस के बारे में। और देखो, गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना जरूरी है ये जो गाइडलाइंस जारी हों इनकी इन्फोर्समेंट अच्छे से हो, मतलब कोई कोताही ना बरती जाए इन गाइडलाइंस की इम्प्लीमेंटेशन में। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो हम थोड़ा सा चेक करके देख लें तो हमें पता लग जाएगा हमारे देश में हेल्थ केयर रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी है। आप एम्बुलेंसेस के नंबर से पता लगा सकते हो कि कितनी कमी है हमारे देश में रिसोर्सेज की। इसलिए दूसरे डिपार्टमेंट से, जनरल पब्लिक से हमें रिसोर्सेज को पूल करने की आवश्यकता है। और देखो, कोविड-19 से निपटने की तैयारी करना ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, बाकी स्टेक होल्डर्स का भी काम है। सभी इंस्टीट्यूशंस, एंटिटीज़, फर्म्स, चाहे वो पब्लिक हों, प्राइवेट हों, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, सब कोई ना कोई भूमिका निभा सकते हैं इस वायरस के ट्रांसमिशन से निपटने में। जैसे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, कंपनी देखो कुछ ऐसे प्रोविज़न कर सकती है कि एम्प्लॉयज़ घर से काम कर सकें, अगर ट्रैवल ज़रूरी नहीं है तो उसे सस्पेंड किया जाए, वर्क प्लेसेस पे हाइजीन को रीइंफोर्स किया जाए, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जारी की जाए, लीव के लिए जो प्रोविजंस हैं उसे लिबरल किया जाए। लोकल अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं, स्कूल क्लोजर, होम आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। देखो, चाइना में बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, बट सीधा सीधा चाइना को कॉपी करना उचित नहीं है। हमें लोकल कंडीशंस को देखते हुए कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। चाइना में इस वायरस का ट्रांसमिशन काफ़ी तेज़ी से हुआ तो हमें काफ़ी समय मिल गया अपने आप को तैयार करने में, तो इसलिए हमें इस समय को गंवाना नहीं चाहिए और पहले से अपने आप को तैयार रखना चाहिए
ताकि वायरस के ट्रांसमिशन के केसेस बढ़ते हैं तो आउटब्रेक ना हो इस डिजीज का, इस इन्फेक्शन का, जल्दी से फर्दर ट्रांसमिशन को रोका जा सके। तो ये हमने 2 आर्टिकल्स को कंबाइन किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।